जनरल साहब, इंडिया फिर बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान को मुसलसल एंगेज किया है, लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशंस, जब भी हिंदुस्तान में कोई भी चीज़ होती है इल्ज़ाम फ़ौरन पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए? देखें जी, ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। देखना ये है, पहले हिंदुस्तान के रवैये को अगर आप देखें तो हिंदुस्तान सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए नहीं, वो पंचिंग बैग पाकिस्तान को बनाता है एक कवर अप के लिए, लेकिन वो अपना एक स्ट्रेटजी, एक मकसद, एक ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं। उनकी तमाम लीडरशिप ने हमेशा ऐसे ही किया है कि वो एक ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं और उसको वो हतमी अंजाम तक लेकर जाते हैं, सिर्फ दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए और पाकिस्तान को डिटर करने के लिए वो पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करते हैं। क्योंकि इस रीजन में बिलखुसूस और दुनिया में बिलअमूम सियासी तौर पर उनके मकासद को रोकने के लिए दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उनके अज़ाइम को रोके, उनको चेक करे या उनकी मुखालफत करे या उनके ऊपर किसी किस्म का कोई मुआशी या सियासी दबाव डालें। सिर्फ खित्ते में एक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो उन्हें रेजिस्ट कर सकता है और करता है, उसको वो एंगेज करते हैं और अपने मकसद को वो अचीव कर लेते हैं। आप अगर तारीख पे नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि उन्होंने जब पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना था तो ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने बिला जवाज चढ़ाई कर दी। न वो उस मामले में स्टेक होल्डर्स थे, न ईस्ट पाकिस्तान का मसला यूनाइटेड नेशन में हल तलब था, न वो कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट था और न इंडिया उसमें स्टेक होल्डर था सिवाय एक नेबर कंट्री होने के। लेकिन उन्होंने उस मौके को नहीं जाने दिया और इंदिरा गांधी ने उस वक्त आर्म फोर्सेस को भेजकर पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया। जनरल साहब, अभी आपने इंदिरा गांधी का हवाला दिया, तो इंदिरा गांधी ने जो एक इंटरव्यू दिया था अपने उस जमाने में, उसमें जो बातें की थी कि वो भी मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं वही बात वो कर रही है। इंदिरा गांधी हिटलर की भी एग्जांपल ले रही थी, मशरकी पाकिस्तान का भी। जरा वो पहले वो क्लिप सुनते हैं जरा इंदिरा गांधी का। जनरल साहब, इंदिरा गांधी ने तो बिल्कुल देखें उस जमाने में 1971 में उनकी पॉलिसी क्या थी, वो कह रहे थे कि जेनोसाइड जो मुबैना तौर पे उनका था कि उस पर हम खामोश नहीं रह सकते। अब ये देख लें जो कश्मीर में हो रहा है, तो क्या इस पर हम खामोश रहें? जिस तरह उन्होंने हिटलर की बात की कि हिटलर जब आ रहा था तो मगरबी दुनिया क्यों खामोश थी, तो जो जुर्म है, जो जबर है जो कश्मीर में हो रहा है, क्या इस पर हम खामोश रहें? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देखें, जब इंदिरा गांधी ने यह बात की थी तो उसने ये कहा था कि जो जुल्म और जेनोसाइड हो रहा है ईस्ट पाकिस्तान में, क्या हम उस पर खामोश तमाशाई बन के बैठे रहें? वो स्टेक होल्डर नहीं थे ईस्ट पाकिस्तान में। लेकिन आज कश्मीर का जो इशू है, इसमें पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के कश्मीरी स्टेक होल्डर्स हैं, हिंदुस्तान उसमें तीसरा पार्टनर है। इसमें गारंटीज या जो राइट कश्मीरीज को दिया है वो दिया है यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस ने कि उनको प्लेबिसिट का हक मिलेगा और वो अपना फैसला खुद करेंगे। आज हम ये कश्मीरी ये हक मांग रहे हैं, हम उसका मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान न सिर्फ वहां पे जेनोसाइड कर रहा है, 80,000 शहादतें हो चुकी हैं वहां पे, 16,000 से ज्यादा रेप हो चुके हैं, 22,000 से ज्यादा नौजवानों को घरों से उठा लिया गया है। तो क्या ये तमाशाई हम बन के वहां तमाशा ये देखते रहें? हमसे तो तवक्को यही की जाती है और हमारी लीडरशिप भी पांव उनके ठंडे हैं, वो कोई फैसला करने से कासिर हैं और वो दुनिया की तरफ देख रहे हैं। हिंदुस्तान ने जब भी करना है कुछ ऐसा वो कर गुजरते हैं। आज हिटलर से वर्स्ट जेनोसाइड मोदी कर रहा है कश्मीर के अंदर और बिलअमूम हिंदुस्तान पूरे के अंदर जो माइनॉरिटीज के साथ वो सलूक कर रहा है। इस पे यूएन का जो कमीशन है, अभी ताजा तरीन रिपोर्ट आई है मजहबी बर्दाश्त के बारे में कि हिंदुस्तान में अजीरन बना दी गई है जिंदगी माइनॉरिटीज की। फिर उन्होंने जब सियाचिन को ऑक्यूपाई करना था तो 1984 में इंदिरा गांधी ने अप्रैल में सियाचिन को जाके ऑक्यूपाई कर लिया। आज तक 30 बरस हो गए, तकरीबन 28 बरस हो गए, हम उनको वहां से नहीं निकाल सके। एक तरफ वो उन्होंने सियाचिन को ऑक्यूपाई कर लिया, एक तरफ वो कश्मीर के अंदर अब आप जुल्म कर रहे हैं और अब उन्होंने इसकी शनाख्त को तब्दील करके यूएन रेजोल्यूशन को नजरअंदाज कर दिया, सिमला एग्रीमेंट को नजरअंदाज कर दिया, पाकिस्तान के साथ बायलैटरल डायलॉग के तमाम दरवाजे बंद कर दिए और अब वो कश्मीर की जमीन को सस्ते दामों लीज पे दे रहे हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, जिनमें ज्यूज भी हैं, कादियानी भी हैं, हिंदू भी हैं और उनके पीछे अमेरिकन भी हैं। अगर वो ये इसमें अब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाते हैं
और यहां पर वो अपने इजराइल और हिंदुस्तान अपने बेसिस बना लेते हैं कश्मीर के अंदर, तो फिर हम दिफाई जंग लड़ते रह जाएंगे। उस वक्त हम खुदा ना खास्ता कैजुअलिटीज भी उठाएंगे और पाकिस्तान आजाद कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का दिफा करने पे मजबूर हो जाएंगे। वहां पे शारा रेशम का और चाइना के साथ जो हमारे जमीनी राब्ते हैं उनका दिफा करते हुए हम अगली बाकी 70 बरस गुजार देंगे। तो ये वक्त है कि हम कोई अमली कदम उठाएं और दुनिया को बावर कराएं कि एक तो मजहबी बुनियाद पर जो जुल्म हो रहा है इस पे ओआईसी की लीडरशिप के जमीर को जगाएं और उनकी तवज्जो दिलवाएं। हमारा दीन हमें ये कहता है, हमारा कुरान हमें ये दर्स देता है कि जब मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा हो, उनकी नस्ल कुशी की जा रही हो, उन्हें घरों से निकाला जा रहा हो, तो उनकी मदद तुम्हारे ऊपर फर्ज है। आज ये सब कुछ हम होता देख रहे हैं और एक तमाशाई बनकर बैठे हुए हैं। हमें अपनी आवाज उठानी होगी और अगर आवाज से कुछ नहीं होता तो फिर अमली कदम उठाना होगा, वरना कल हमें दिफाई जंग लड़ने पर मजबूर कर देगा हिंदुस्तान। उस वक्त हम जानी खुदा ना खास्ता जानी नुकसान भी उठाएंगे। जिस जंग को हम अवॉइड कर रहे हैं ये हम पर थोप दी जाएगी और फिर हम उस वक्त आइंदा 70 बरस शारा रेशम का और गिलगित बल्तिस्तान का और आजाद कश्मीर का दिफा करते रहेंगे और इस कश्मीर को हम खो चुके होंगे। कश्मीरियों की उम्मीदें खुदा ना खास्ता टूट चुकी होंगी, जो कि एक बहुत भयानक सिनेरियो है। हमें अब वक्त है कुछ करने का, आवाज उठाने का, अमली इकदाम करने का। जनरल साहब, इसमें शरारतें खत्म नहीं हो रही। अब जो नई शरारत उन्होंने की है कि जो मौसम की खबरें जो सुनाते हैं उसमें उन्होंने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल कर दिया है। जो मोदी है, जो अजीत डोवल है, जो अमित शाह है, ये तो अब सब चीज़ें अज़र मिन शम्स है, सबके सामने आ चुकी हैं। सबका जो चेहरा है, जो अगली जो फेस ऑफ इंडिया है, जो मुसलमानों के साथ वो कर रहे हैं, अब तो हो गई है कि मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदनी कि जो मुसलमान है उसके वो करनी। हर जगह से कार्ड देख रहे हैं, कर रहे हैं। कोरोना का इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाल रहे हैं, जीना दोभर कर दिया मुसलमानों के लिए। तो हम कब तक ये बर्दाश्त करते रहेंगे और हमारा रिस्पांस क्या हो सकता है? क्या हम कर सकते हैं सिवाय मुजम्मत के? देखिए, इसका फैसला हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने करना है। हमारी लीडरशिप ने यह फैसला करना है कि हमने मुल्क के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का दिफा किस तरीके से करना है। हमने अपने जो कश्मीरी भाई हैं उनके हकूक के लिए किस हद तक जाना है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की सलामती मुज़मर है कश्मीर की सलामती के साथ। कश्मीरियों को हक मिलेगा तो पाकिस्तान सलामत रहेगा, और अगर खुदा ना खास्ता कश्मीरियों का हक उनसे छीन लिया गया और कश्मीर को बजोरे बाजू एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो मैं जैसा पहले मैंने कहा है, हमारे पास सिवाय दिफाई जंग लड़ने के और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। आप कह रहे हैं उन्होंने उसको शामिल कर लिया है वेदर रिपोर्ट में। वेदर रिपोर्ट नहीं, उनकी लोकसभा में उन्होंने 24 सीटें खाली रखी हुई हैं और उनकी आरएसएस की लीडरशिप ये कहती है कि हमारी लोकसभा उस दिन मुकम्मल होगी जिस दिन मुत्तहिदा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से 24 नुमाइंदे मुंतखब होकर आएंगे और इस असेंबली में आकर बैठेंगे, तो उस दिन हम कहेंगे कि आज हमारी लोकसभा मुकम्मल हो गई है। बाबरी मस्जिद का केस आपके सामने है। ये सब्जी फरोश जिसकी आप मिसाल कर रहे हैं, उससे नाम पूछा गया, उसके और उसके बेटे ने जानबूझ के हिंदू नाम भी बताया और जो अंजाम हुआ वो आपने देख लिया। इस वक्त वो जो कुछ कर रहे हैं वो वहां पे मुसलमानों को नाउज बिल्ला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के लिए मजबूर करते हैं और जय श्री नाम का नारा लगवाते हैं। तो ये मजहब की बुनियाद पर होने वाला जुल्म ये कब तक होता रहेगा और इसको मुस्लिम उम्मा कब तक बर्दाश्त करती रहेगी? इस फैसले का ये फैसला है जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने करना है और कौम को एक सही सिमत में लेकर जाना है और बाकी तमाम इंस्टीट्यूशन ने हुकूमत के साथ खड़े होना है। दिफा से लड़ी हुई जंगें जीती नहीं जाती, जंग वो जीती जाती है जिसको दुश्मन के इलाके में लेकर जाया जाए। हम अभी तक डिफेंसिव में बैठे हैं। हिंदुस्तानी लीडरशिप ने जब भी कोई फैसला करना होता है वो कर गुजरते हैं। बाबरी मस्जिद उन्होंने गिरा दी, उन्होंने परवाह तक नहीं की, अदालत ने फैसला ले लिया। नेशनल
जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है उसका उन्होंने कहा और कर गुजरे और यानी वो दुनिया कर की गुजर उन्होंने जाते हैं परवाह नहीं की। और दुनिया कुछ करती भी नहीं है और सिर्फ पाकिस्तान यानी हम लोग वर्स्ट इफेक्टिव हैं और इस दुनिया पे आइंदा भी कुछ नहीं करेगी। जो कुछ करना है अब हमें खुद करना कुछ नहीं करेगी। अच्छा जनरल साहब, उनको अपने तजारती मफाद और स्ट्रेटेजिक मफाद अजीज हैं और हमें भी इसको काउंटर भी करना है। और देखिए साथ साथ कायदे आजम को भी विंडिकेट कर दिया, जो लोग कभी डाउट करते थे पाकिस्तान बनने पे अब तो बिल्कुल साबित हो गया। जनरल साहब, कश्मीर की जो इंटरनल सूरत हाल है, जो हिंदुस्तान वहां पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहा है, जो इंटरनल डायनामिक्स हैं कश्मीर के, जिस तरह पहले हमने देखा था कि बुरहान वानी के बाद लोकल एक दफा फिर एक इंतफादा था, लीडरशिप उभर कर आई थी, अभी रियाज जो नाइकू थे वो भी अब इन्होंने शहीद कर दिए हैं। तो इंटरनल डायनामिक्स कश्मीर की उसमें क्या हो रहा है सर? देखें, ये इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसको हमारी लीडरशिप को बड़े गौर से देखना चाहिए। वहां हो क्या रहा है। इससे पहले 72 ईयर्स में हिंदुस्तान ने हमेशा जो कश्मीरी लीडरशिप थी उसको डिवाइड करके रखा और इस तरीके से वो अपने अज़ाइम हासिल करते रहे और इसको डिले करते रहे। फारूक अब्दुल्ला एंड मुफ्ती फैमिली को उन्होंने अपने साथ में लाया और वो उन यूनियनिस्ट थे जो इंडियन यूनियन में रह के कश्मीरियों के हक की बात करते थे। हुर्रियत वाले हमेशा प्लेबिसिट की बात करते थे और एक और छोटा तबका था जो इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करता था। इस तरीके से उन्होंने तकसीम करके हिंदुस्तान को 72 ईयर्स उन्होंने गेन किए और कभी प्लेबिसिट नहीं होने दिया। आज क्या हो रहा है, जब उन्होंने 370 और 35A को रिवोक किया है तो ये तमाम कश्मीरी एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि इनसे इनकी शनाख्त छीन ली गई है। आज ये वो मौका था जब तमाम लीडरशिप यक आवाज होकर अपना हक तलब कर रही थी और हिंदुस्तान ने ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कर दी थी। अब क्या हो रहा है कि उन्होंने फारूक अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली को जेलों से निकाल दिया है और उनके साथ सौदेबाजी हो रही है, जबकि हुर्रियत की लीडरशिप और नौजवान बच्चों को तो वो कत्ल कर रहे हैं, उठा के तिहाड़ जेल में और बाकी जेलों में ले जा रहे हैं और उनकी जो हुर्रियत की लीडरशिप है उनको उन्होंने कैद खाने में डाल दिया है। अब वो डिवाइड एंड रूल इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से लीडरशिप को फिर तकसीम कर दिया जाए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला एंड मुफ्तीज के लिए भी 370 और 35A के रिवोक होने के बाद एज अ इंटीग्रल पार्ट वो कश्मीरियों को धोखा देकर हिंदुस्तान के साथ इलाक की बात नहीं कर सकते। तो ये मौका है जब हमने इस मामले को पहचानना है और इस यूनियन जो लीडरशिप के मकासद में जो इत्तेफाक आया है, उनकी जो यूनियन बनी है, जो इत्तेहाद हुआ है, हिंदुस्तान जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, इस वक्त उन्हें जितनी पाकिस्तान की और यूनाइटेड नेशन की जरूरत है इतनी इससे पहले कभी नहीं थी। यूनाइटेड नेशन एक टॉक शॉप है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेगी। अमेरिका और वेस्ट अपना मफाद देखेगा। अमली कदम पाकिस्तान ने उठाना है और कश्मीरियों की उम्मीद टूटने से पहले, नाउम्मीद होने से पहले उनकी मदद को पहुंचना है। ये हमारा इखलाकी फर्ज भी है, मिलिट्री जरूरत भी है, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक जरूरत भी है, जिससे हमारी लीडरशिप को फैसला करना अब उनको इस वक्त फैसला करना चाहिए। हर सतह पर उनको चाहिए कि इस पर काम करें, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली मुस्लिम उम्मा को जगाएं और खुद अपने घर में तैयारी मुकम्मल करें, वरना ये जंग हम पर थोप दी जाएगी और उस वक्त हम सिर्फ डिफेंसिव बैटल लड़ते रहेंगे। और मैं इशू की तरफ आपसे बात भी करना चाहूंगा, वो है बलूचिस्तान का। कल भी हमारे 6 जवान, 6 बेटे हमारे कुर्बान हुए वतन पे, ईरान बॉर्डर के करीब थे। अब इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान में अब बहुत ऑब्वियस हो गई। कलभूषण को भी हमने बलूचिस्तान से पकड़ा था, जो उनका स्पाई था, जासूस था, जो दहशतगर्दी के लिए यहाँ पे आया हुआ था। अब जो उनके भारतीय मीडिया पे जो बातें हो रही हैं, जो हमारे पाकिस्तानियों को भी लेते हैं, बात करते हैं, वहां पे जो उनके तजियाकार हैं वो फोन लड़ा कर कहते हैं कि जी हमारे पास बलोच लोगों के कॉन्टैक्ट हैं। जो उनके रिटायर्ड मेजर गौरव हैं वो भी इस तरह की बात करते हैं। उनका क्या सुनाते हैं आपको क्लिप के, वो क्या कहते हैं, फिर जनरल साहब से उस पर बात करेंगे। जनरल साहब ये देखें, जो उनके रिटायर्ड मेजर वो कह रहे हैं कि हमारे फोन पे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। जी तो आप मान रहे हैं अजीत डोवल की जो पॉलिसी थी कि बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद है उनके साथ जो अब सारी गड़बड़ तो वो कर रहे हैं। जो कल का भी जो इवेंट है इससे लिंक किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले कश्मीर में जो कुछ हो रहा है तो उसका वो कह रहे हैं कि जी हम बलूचिस्तान में बदला लेंगे। तो पाकिस्तान कहां कहां डिफेंस करेगा, कहां कहां हम लोग ये देखते रहेंगे? मैं यही कह रहा हूं कि देखें, हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में
कोई नई बात नहीं है। कुलभूषण जाधव जैसा बड़ा एजेंट आज तक नहीं पकड़ा गया। हिंदुस्तान के पास कोई एविडेंस नहीं है, जबकि ये शख्स रॉ का एक सीनियर नेवल ऑफिसर है जो खुद एतराफ कर चुका है। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके उसका दिफा नहीं कर सके, उसको उन्होंने फॉल्स आइडेंटिटी और गलत शनाख्ती पासपोर्ट देकर भेजा हुआ था, और उसकी तमाम तर कन्फेशन के बावजूद पाकिस्तान ने क्या किया है। फिर ये जो आप बात कर रहे हैं कि उनके पास ये लाल किला में जो नरेंद्र मोदी ने स्पीच की थी, आप रिटायर्ड मेजर को छोड़ें, खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान से लोग मेरे साथ राब्ते में हैं और वो हमें कह रहे हैं कि हमारी मदद करो। तो अगर उनका वजीर आजम भी गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान में राब्ते में है, तो अजीत डोवाल इज पेड फॉर दिस थिंग। उसका तो काम ही ये है। वो तो बड़ा अलल ऐलान कह चुका है कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होंगे, हम इसको 2 लाख करेंगे। उनके मिनिस्टर्स का ये कहना है कि पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आप 4 टुकड़ा करेंगे। तो अगर उनके ये अज़ाइम उनकी हुकूमत के हैं, उनकी लीडरशिप के हैं, उसको बिला रोक टोक वो बरमला कहते हैं टेलीविजन पे आके, तो हमें किस एविडेंस का इंतजार है या हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों इस बात से हिचकिचाते हैं? हमें किस बात का खौफ है? क्या अगर हम माली वसाइल और माली इमदाद की तरफ देखते रहेंगे तो जंगें रिजॉल्व से जीती जाती हैं। जंगे बदर से लेके तमाम गजवात में मुसलमान रोमियों से और पर्शियन एम्पायर से ज्यादा ताकतवर नहीं थे असबाब जंग में और माली एतबार से, लेकिन उन्होंने वो जंगें लड़ी और पर्शियन एम्पायर को तहतेक कर दिया। ये मिसाल हमारे पास दीन की है। फिर अफगानिस्तान में देख लें, जब अफगानिस्तान ने यूएसएसआर जैसा मुल्क उनके मुल्क में आया था, दुनिया की किसी फौजी ताकत ने एक भी अमेरिकन वहां जाके नहीं लड़ा, एक भी पाकिस्तानी सिपाही वहां जाकर नहीं लड़ा। अफगानों ने खुद जंग लड़ी और रूस को 60,000 लाशें उठा के वहां से जाना पड़ा। जिस उसूल के तहत दुनिया ने अफगानों की मदद की थी, आज उन्हीं यूएन रेजोल्यूशन के तहत कश्मीरियों को हक है आर्म्ड रेजिस्टेंस का, और दुनिया पे फर्ज है, बिलखुसूस आलम इस्लाम पे, कि वो उसी तरीके से उनकी मदद करें जिस तरह अफगानों की मदद अमेरिका और वेस्ट ने यूएसएसआर के खिलाफ की थी। वो मदद के लिए वहां पहुंच गए थे। हमारे मुसलमान आज मुसलमानों का जेनोसाइड देखते हुए भी सियासत कर रहे हैं, अपने सियासी मफादात देख रहे हैं। आज अगर मुस्लिम उम्मा उनको ये कह दे कि आप मुसलमानों के खिलाफ जुल्म बंद करें वरना आपकी लेबर को हम मुल्क से निकाल देंगे, तो इस वैक्यूम को फिल करने के लिए इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान की लेबर हाजिर है, मौजूद है। वो सब कुछ कर सकते हैं और तमाम जरूरतें पूरी कर सकते हैं अरब वर्ल्ड की, लेकिन एक कुव्वत ईमानी चाहिए इस फैसले के लिए, और कलमा हक के लिए जुर्रत पैदा करनी पड़ेगी मुस्लिम उम्मा को, और लीड रोल पाकिस्तान ने लेना है क्योंकि हम स्टेक होल्डर्स हैं।